तो मेरा अल्लाह गवाह करा, उसने कहा मैं आपके खिलाफ FIR करवा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा एक ना करवाई 50 करवाई। तो इकरार हसन जो है वो 1 साल तक मुझे धमकी लगाता रहा। अच्छा। हाँ, 1 साल तक मुझे धमकी लगाता रहा, मुझे डराता रहा। मुझे क्या ज़रूरत है, जब एक घर और 1 करोड़ रुपये पहले मेरी बेटी को मिला वो नहीं हमें मिला, तो दोबारा हमें क्या मिलना है। जिन लोगों ने मेरी बेटी की हेल्प की है, मेरा अल्लाह गवाह है, जो आपने इकरार हसन को 75 लाख रुपया दिया है वो हम तक नहीं पहुंचा। अगर मैं अब इस चीज़ से डर के बैठ जाऊं कि मैं इकरारुल हसन साहब को एक्सपोज ना करूं, उन्होंने जो मेरे साथ ज़्यादती की, गलत किया, मेरी मतलब कि जितनी भी फंडिंग हुई वहाँ पे जितनी डोनेशन हुई उनको अपने पास दबा लिया, मुझ तक नहीं पहुँचाए, तो ये सबसे बड़ा वो है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुल्म करने वाले से बड़ा वो जालिम है जो जुल्म को छुपाता है। ये वो मोबाइल है जो इकरारुल हसन साहब ने अपने कार ख़ास भेजे इनके घर पे, और वो इनका मोबाइल हैंग कर सारा डाटा इसका जो है उन्होंने हैंग किया। ये इनके पास अभी भी विटनेस के तौर पे मौजूद है, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। रियाल दिए। ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा खुदा का राबिता सेगमेंट के बाद हमसे हो सका, जिससे हमने अगले सेगमेंट में बात की। मैंने नियत की है कि मैं 23 लाख डोनेट करूंगा। 23 लाख रुपया। सेगमेंट के आगाज से कबल जितनी रकम का वादा किया जा चुका था वो खुशगवार तौर पर हैरान कौन था। कल आपको याद है जो हमारी बहन जो खून के आंसू होती थी, जो पहले और बीमारियों में मुब्तला थी, उसके लिए हमने 20 से 25 लाख रुपए की दरखास्त की थी। और कल 1 घंटे बाद जो मुझे मेरी टीम ने बताया, अभी मैंने आज आके अपडेट नहीं ली, उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 लाख रुपए प्लेज किए जा चुके हैं अब तक। 1 घंटे बाद की बात थी। अभी अगर मुझे बता सकें अजीज भाई आपकी अभी क्या सूरत है, यानी 25 लाख रुपए हमने मांगे थे और 1 घंटे के अंदर अंदर 75 लाख रुपए आपको मुझे बता रहे हैं कि अब तक पाकिस्तानियों ने अपनी उस बहन के लिए प्लेज की। अस्सलाम वालेकुम जी आइनु पाखैर अगले कई फ़हालू का हबीबी मैं फ्रेंड्स छहाला जिथे पैर उठी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रीमिन टीवी। व्यूअर्स, कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो करना बहुत मुश्किल होते हैं और इंसान के पास अल्फाजों की कमी हो जाती है। आज आप मेरे हाथ में पेपर्स देख रहे हैं, वैसे मैं ऐसे पेपर्स लेके बैठता नहीं हूँ, लेकिन जब आवाज़ बहुत मुश्किल हो बोलने के लिए, ज़बान साथ ना दे रही हो, तो ऐसे अल्फाज आपको फिर लिखने पड़ते हैं। हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा गया। अल्लाह की ज़ात ने फ़रिश्तों से कहा कि इंसान को सजदा करो क्योंकि ये अशरफुल मखलूक़ात है। मेरे लिए बाखुदा अल्लाह की ज़ात जानती है कि वाकई मेरे लिए इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू बज़ाहिर तो बहुत से लोग करते हैं कि ये भी होंगे। कुछ लोग TRP के लिए करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के लिए करते हैं, कुछ लोग चैरिटी के लिए करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। शायद वो ये बात भूल चुके हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ कफन होता है, हाथ खाली होते हैं। हमारे साथ आज जो बच्ची मौजूद है, तो मैंने जब आज उनसे बातचीत की तो मुझे पाकिस्तान के बहुत से नामवर चेहरे जो ना वो मेरी नज़रों के सामने बेनकाब हुए, जो हमेशा चैनल्स पे आकर कस्में भी खाते हैं, कलमे भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने कभी आज तक करप्शन नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा सच की आवाज़ उठाई है, हक़ की आवाज़ उठाई है, गरीबों के बारे में सोचा है। बहुत से ऐसे नाम एक्सपोज हुए हैं जिनमें से 2-3 नाम मैं भी आपसे शेयर करूँगा। मैं पहले आपको बताता चलूँ कि आज जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो बच्ची हैं, उनका नाम है यास्मीन मकबूल। 9th क्लास की स्टूडेंट, तालीम उन्होंने छोड़ दी, उसकी क्या वजह है वो भी बताऊँगा। 7 बहन भाई हैं, जिनमें से 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। 2 भाई अलग रहते हैं, 1 भाई है। वालिद साहब इनके जो है वो काम करते हैं, गार्डनर हैं वो, जिसको आप माली बोलते हैं, और वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, प्राइवेट लोगों के घरों में जाकर या बगीचों में जाकर काम करके आते हैं और पेट पालते हैं। व्यूअर्स, यास्मीन मकबूल को 2014 में कहा गया कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर के पास गए तो कहा गया कि आपको मैदे का अल्सर है।
वक्त के गुजरने के साथ ये भी कहा गया कि आपको हेपेटाइटिस सी भी है। 1 साल गुजरा तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स माशाल्लाह उन्होंने बताया कि आपका जिगर जो है उससे ब्लीडिंग हो रही है, आपके जिगर से खून निकल रहा है। और 2016 में इस बच्ची की आंखों से, अल्लाह की ज़ात किसी भी माँ बहन की आंखों में आंसू ना दे, आंसू देखना तो बहुत मुश्किल होता है, और ये बच्ची जो है इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलता है आंसू की जगह पे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो खून मुंह से भी गिरना शुरू हो गया, जिसको वॉमिटिंग, उल्टी, कह भी कहा जाता है। शालीमार हॉस्पिटल में इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया और वहाँ की एक डॉक्टर जो थे, प्रोफेशनल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप अपना टाइम यहाँ पे क्यों ज़ाया कर रहे हैं, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांग मांग कर या अपने रिश्तेदारों से पैसे मांग मांग कर, आपका इलाज यहाँ पे नहीं होने वाला, आप यहाँ से अमेरिका चले जाएं और वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाएं, ये तकरीबन 1 करोड़ के लगभग इलाज होगा। व्यूअर्स, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको कुछ नाम ऐसे बताऊँगा जो माशाल्लाह बड़े पाकिस्तान के नामवर शख्सियात में उनका नाम शुमार होता है, वाइट कॉलर अपने आप को कहते हैं और गैरत इज़्ज़त के नाम पर बड़ी वो उनकी रेटिंग चलती है, टीआरपी चलती है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि इनका इंटरव्यू कौन कौन से महान लोगों ने किया है जो ख़ुद को वाइट कॉलर समझते थे, हैं और शायद रहेंगे भी। पहला नाम जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो है जनाब इकरारुल हसन साहब, जो कहते हैं कि मैं हमेशा सच्चाई को थाम के रखता हूँ और सच्चाई की बिना पर काम करता हूँ। मेरी टीम में पहले लोग करप्ट थे, अब सही हैं। भाई आप तो सही थे ना, आप तो कुछ कर सकते थे। ये बात खैर आगे करते हैं। इकरारुल हसन साहब ने इनको लाहौर से बुलाया। पहले उनका एक यहाँ पे नुमाइंदा आया जिसका नाम था फैसल भट्टी, वो इस फैमिली की सीक्रेट वीडियो बनाकर लेकर चला गया। जो इनको पता चला, कराची जब ये पहुँचे, इनको वहाँ पे मदऊ किया गया, तो वहाँ पे जब वो वीडियो चली तो ये लोग हशाश मशाश रह गए कि यार हमारा माँ बहनों बेटियों वाला घर है, तो हमारी ये वीडियो इंसान कैसे बनाकर चला गया जिसका नाम फैसल भट्टी है। ये इकरारुल हसन साहब का नुमाइंदा है लाहौर में। 2 जुलाई 2016 रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसको शान रमज़ान के नाम से भी कहा जाता है, इफ्तार सेगमेंट में 27 रमज़ानुल मुबारक को इनको लाहौर से स्पेशल वहाँ पर बुलाया गया कि आइए हम आपकी मदद करते हैं, आपके लिए चैरिटी इकट्ठी करेंगे और ये पैसा आपको जाएगा। उस शो में जो 3 नाम, बहुत बड़े नाम, एक इकरारुल हसन साहब थे, दूसरे वसीम बदामी साहब और तीसरे जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह की ज़ात उनको गरीक रहमत करे। ये तीनों शख्सियात उस शो में मौजूद थी और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्स आ रही थी लाइव, लोगों ने बहुत सी डोनेशंस की, आप सर्च कर सकते हैं। और हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जब से ये केस बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ब्लॉक पे चला गया तो इन्होंने क्या किया, ARY डिजिटल ने, जनाब इकरारुल हसन साहब ने, इन्होंने वो एपिसोड्स जो हैं वो यूट्यूब से हटा दिए। लेकिन हमारे पास थोड़े से उसके चंक्स क्लिप्स हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये 20 से 25 लाख बस आज हमने यास्मीन को ही मदऊ किया है, यही हमारी मेहमान है। और बस आज ये देखना है कि इस सेगमेंट के इख्तिताम तक अल्लाह ने चाहा तो हम ये रकम, जो बज़ाहिर थोड़ी ज़्यादा रकम लगती है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हमने पूरा करके इस ख़ानदान को यहाँ से इंशाल्लाह अज़ीज़ एक अच्छी खबर के साथ, एक उमंग के साथ, एक उम्मीद के साथ भिजवाना है। 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, जैसे सबके ख्वाब होते मेरे भी बहुत से ख्वाब थे, लेकिन अभी वो कहते हैं कि तुम नहीं बचोगे। जो उन्होंने इलाज बताया वो बहुत महंगा है हमारे लिए। हमारा अपना घर था, मेरे अम्मी अबू ने वो बेच के मुझ पे लगा दिया। मेरी आपे की अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि उसका रिश्ता मेरी वजह से रुका हुआ। जी व्यूअर्स, आपने क्लिप्स देखे, आपको बताते चलें कि ये इनकी फैमिली को बुलाया गया, इनकी वालदा साथ थी, ये ख़ुद साथ थी और इनके वालिद साहब साथ थे। बड़े VIP प्रोटोकॉल से इनको वहाँ पे एक बड़े शाहाना अंदाज में रखा गया, एक अच्छे होटल में ठहराया गया। भाई आप लोगों की इतनी औकात तो है नहीं है कि आप किसी को पास से थोड़ी सी भी कुछ हेल्प कर दो, इसलिए इन्होंने बड़े होटल में ठहराया क्योंकि उसका ख़र्चा भी तो इन्हीं से निकलवाना था। ऐसे ही है ना, जहाज़ का टिकट दिया क्यों दिया, क्योंकि ख़र्चा तो इन्हीं से निकलवाना था।
फिर उसके बाद ये कि जी इनको बुलाया गया वहाँ पे बड़े वीआईपी तरीके से। और मज़े की बात है, जब होटल में बुलाया तो कहा कि हम आपको अलग अलग कमरे देते हैं, लाइक मैरियट या पीसी होटल था इस तरह का कुछ, बाकी इन्हीं से जब बात करेंगे तो ये आपको बताएंगे। और कहा कि आपको हम अलग अलग कमरे देते हैं। तो इन्होंने कहा हम तो गरीब लोग हैं, हम तो एक कमरे में सारी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, आप हमें 3 कमरे रहता दिन नहीं, हम नहीं रहेंगे, और हमारे साथ तो पेशेंट है, बच्ची है, लिहाजा हम एक कमरे में रहेंगे। तो एक कमरा इनको दिया गया, बड़ा शाहाना कमरा, बहुत बड़ा। बड़े वहाँ पे सियासी जो और लोग थे वो भी इनको मिले। व्यूअर्स, इनका इंटरव्यू जिन शख्सियात ने किया, मैं उनके शायद नाम तो ना ले पाऊँ, लेकिन कुछ के नाम मेरे पास हैं। एक तो यासिर शामी साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू भी इनका किया था। उसके अलावा मैं आपको चैनल्स बता रहा हूँ, इन तमाम चैनल्स को इन्होंने बताया, इन्होंने एक्सपोज़ किया इकरारुल हसन साहब को, उनकी टीम को, कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। और मज़े की बात ये है कि इनमें से बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इनका इंटरव्यू चलाया ही नहीं, और अगर किसी ने चलाया है तो उन्होंने जनाब इकरारुल हसन साहब वाली बात जो है उसको कट कर दिया। ये इन चैनल्स की ईमानदारी है। फिर ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो गलत नहीं करता, मीडिया बहुत साफ़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मीडिया बहुत गलत करता है। चैनल्स में नाम आ रहे हैं जनाब सिटी 42, एक्सप्रेस न्यूज़, स्टार एशिया, डॉन न्यूज़, नवाए वक्त, रंग न्यूज़, जाग न्यूज़, उर्दू पॉइंट, A+। इसमें फ़रा जी थी जो मॉर्निंग शो करती है माशाल्लाह से, और इनके साथ फरहान अली वारिस साहब भी बैठे हुए थे, नोहा खान भी हैं और वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी शो में थे। उसके बाद लाहौर न्यूज़, स्टार एशिया, दुनिया न्यूज़, 92 न्यूज़, रॉयल न्यूज़, 24 न्यूज़, और इसमें इनके एक बड़े अच्छे एंकर हैं जनाब अली मुमताज़ साहब, वो भी बड़ा सच पर मबनी प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने भी इनको कॉल की कि जी आप अपने कुछ इलाके के लोग इकट्ठे करें, हमारे प्रोग्राम का पैटर्न चेंज है, हम बड़ी सच्चाई दिखाते हैं, अपने रिश्तेदार इकट्ठे करें। तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हमने अपनी आप बीती सुनानी है। तो जब वो यहाँ पे आए प्रोग्राम करने के लिए, जब इन्होंने इकरारुल हसन साहब को एक्सपोज़ किया तो वो उनके रंग चेंज हो गए, शक्लें बदल गई, और वो भी यहाँ से उठकर चले गए और उन्होंने इनका प्रोग्राम भी नहीं चलाया। मेरे ख्याल में बाकी की तमाम बातें जो हैं वो इन्हीं से करते हैं। तो आइए व्यूअर्स इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन में जितनी बातें बताई, ये बातें सब सही हैं या गलत हैं? बिल्कुल ठीक है। सही हैं ये? जी 110% आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अभी पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी वैसी है जिस तरह 6 साल जो पहले थी उससे बदतर हालत ही है, मतलब कि उससे अच्छी नहीं है। उससे अच्छी नहीं है? जी। देखिए लोग तो वैसे बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन मेरे सुनने में आया कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए, जिनमें से 1-2 नाम हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जनाब इकरारुल हसन साहब की। वो मेरे भी भाई हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब इंसान गलत करता है तो फिर अपने भाई को भी इंसान पकड़ता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, क्या ख्याल है? तो ज़रा मुझे आप ही बताइए कि जब वो उनके यहाँ पे आए थे फैसल भट्टी साहब, आपको उन्होंने खुफिया वीडियो बना ली थी, तो आप लोगों को फिर उन्होंने कराची बुलाया था, इन लोगों ने क्या किया था? जी वही यूँ था कि 2016 में वो हमारे घर आए थे, हमें मतलब बगैर बताए। तो जब वो आए तो बातचीत मतलब अचानक उन्होंने कहा कि इस तरह हमें पता चला है आपके घर कोई बच्ची है जो इतनी बीमार हैं और जिनकी आंखों से खून के आंसू आते हैं। तो पहले तो उन्होंने मेरी मदर से, मेरी सिस्टर से बात की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं उस बच्ची से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आई थी। तो जब मैं कमरे से आई तो उन्होंने मतलब कि मुझसे बातचीत की, मुझसे पूछा, और उसी दौरान कुछ ऐसी बातें मतलब की जो उन्होंने अपने चैनल पे चलाई थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उस वीडियो उनकी मतलब बात के दौरान मेरी ब्लड वॉमिट और आंखों से खून आना जो है ना वो शुरू हो गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या किसी खुफिया कैमरे से मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो ये मुझे तब पता चला जब हमें उन्होंने कराची बुलाया। तो वहाँ पे जो लाइव शो था उसमें हम जब बैठे थे शान रमज़ान की सेगमेंट में 2 जुलाई को 27 रमज़ान मुबारक में, तो तब मुझे पता चला जब अचानक से जो वो मेरी वीडियो उन्होंने चलाई लाइव। तो देन वी आर रियली शॉक्ड कि ये
तो हमें हमारी बातें उस भाई से हुई थी, तो ये यहाँ तक कैसे आई। सही। 27वीं रमज़ान को इन्होंने आपको बुलाया, जी हाँ। इकरारुल हसन साहब ने। हाँ जी। और आप यहाँ से कौन कौन गए थे? यहाँ से मैं, मेरी मम्मा शहनाज अख्तर और मेरे बाबा मकबूल अहमद, हम तीनों जो हैं वहाँ गए। और वहाँ इनके शो में जो इन्होंने आपको बायर बुलाया? जी बायर। बायर जहाज़ का टिकट दिया तीनों को? हाँ जी, जहाज़ का टिकट दिया। इकॉनमी क्लास दिया या बिजनेस क्लास? नॉर्मल टिकट था या बिजनेस क्लास? नॉर्मल था। ओके। और यहाँ से घर से आपको गाड़ी पिक करने के लिए आई थी? गाड़ी पिक करने के लिए एयरपोर्ट पिक किया था, ड्रॉप किया गाड़ी ने? ड्रॉप किया था। फिर आगे से भी गाड़ी ने आपको लिया? यहाँ पे जो गाड़ी हमें लेने आई थी वो जो जिनका पहले मैंने फैसल भट्टी जो थे ना वो थे, और उनके साथ एक और आदमी थे। अच्छा जी, वो हमें लेने आए थे कि इस तरह इकरारुल हसन साहब ने आपको बुलवाया है। 1 जुलाई को वो हमें लेके गए थे, 2 जुलाई को उन्होंने हमारा जो है वो इंटरव्यू किया था वहाँ पे। ठीक है। तो आगे उन्होंने जाके आपको फिर होटल में रखा? जी, आगे यहाँ से ले जाके उन्होंने पहले तो हमें एक सादा सी होटल में रखा, जहाँ पे जो है वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर आता जाता जो बंदा था या जो भी था वो हमें देख रहा था। तो बहुत चीज़ें नोटिस हमने जब की, तो उसी दिन ही मतलब 1 जुलाई है 2016, इकरारुल हसन ने हमें वहाँ बुलाया अपने सेट पे, मुझसे बात की। और जो वो मुझसे बात कर रहे थे उसकी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की, मतलब जो 1 जुलाई को उन्होंने मुझसे बात की, तो वो उन्होंने पूछा कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तब मैंने उन्हें बताया कि हाँ मुझे वहाँ प्रॉब्लम है कि हर आता जाता शख्स जो है वो मुझे नोट कर रहा है, तो ये मैं वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो उनके बंदे थे उन्हें बुलवाया और कहा कि इसको जो है वो आप पीसी होटल में अब जो है ना ये ठहरेंगे, यहाँ नहीं ठहरेंगे। तो इवन के जब वहाँ चले गए फिर भी उन्होंने कॉल करके ये पूछा कि आप वहाँ ठीक तो हैं, कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा, हमारे सुनने में ऐसा आता है कि आपको जब इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया, लाइव चल रहा था, आपको बहुत से लोगों ने डोनेशंस दिए जी, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। फिर ऐसा कहा जाता है कि आपको 20-25 मिनट के बाद उन्होंने कहीं साइड पे बिठा दिया, बॉक्स में पीछे जाके, ग्रीन रूम जिसको कहा जाता है, सेट से उठा दिया। जी। थोड़ी ये स्टोरी हमसे डिस्कस कीजिए, ये क्या था? यूँ हुआ था कि उन्होंने मतलब कि पहले तो ये कहा था कि जब तक ये डोनेशन होगी सब कुछ होगा आप हमारे साथ बैठेंगे। हमें ये नहीं बताया था कितने टाइम का वो प्रोग्राम होगा। तो जब उन्होंने लाइव चलाया तो उसमें जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ जुनैद जमशेद भाई और वसीम बदामी और इकरारुल हसन का, तो इन्होंने मतलब कि जो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू चलाया वो 25 मिनट का 25 से 26 मिनट का था करीबन। उसमें जो ऑडियंस थी, जो देखने के लिए लोग आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब डोनेशन की, जो तो ऑन द स्पॉट उन्होंने दिया। और उसके अलावा जो है मेरे बैठे बैठे जो है मतलब कि 25 से 6 लाख से जो है ना अबव वो जमा हो चुके थे इनके पास। उसके बाद जब 25 to 26 lakhs जी, यानी कि 2.5 मिलियन रुपीस से ज़्यादा इनके पास डोनेशन आ चुका था। ओके। तो इकरारुल हसन जो है, सैयद इकरारुल हसन, इन्होंने मुझे कहा और मेरी फैमिली को, बीच में जब ब्रेक का टाइम आया तो इन्होंने कहा अब ना आप मतलब कि कैबिन में बैठ जाएं जाके, तो जो है बाकी जो भी डोनेशन होगी सब कुछ होगा, आज हम आपको यहाँ से मतलब यूं ही नहीं भेजेंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप जिस मकसद के लिए बुलाया गया है ना वो मकसद आपका पूरा होगा, तो आप वहाँ जाके बैठ जाएं। जब हम वहाँ बैठे तो वहाँ पे वो टीवी इन्होंने रखा हुआ था LCD, उसमें मतलब कि इन्होंने इकरारुल हसन जो है इन्होंने ख़ुद बताया कि जो बाद में इन्होंने कुछ और मेहमानों को बुलाया, तो उस दौरान इन्होंने बताया कि 75 लाख जो है ना वो मेरा नाम लेके उन्होंने बताया कि यास्मीन मकबूल जो बच्ची हमारे साथ खून के आंसू जो रो रही थी उसके लिए हमारी उम्मीद से बढ़ के मतलब हुआ है, क्योंकि हमें 25 लाख उस वक्त चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि 75 लाख हो चुके हैं और वो 25 अलग थे। अच्छा, यानी कि 75 लाख हो गए जी, 75 लाख रुपया डोनेशन इकट्ठी हो गई। हाँ, और 25 लाख अलग था, यानी कि 1 करोड़ हो गया। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद जो है वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी था, अंकल थे, कि जो वो
कोई भी वहाँ पे बच्ची जाती है या कोई भी मजबूर फैमिली, तो उनको जो है ना वो घर देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक घर भी इनको कहा कि वो मैं यास्मीन को दे रहा हूँ, और यास्मीन का, उसकी स्टडी का खर्चा और उसकी फैमिली का, जब तक कि उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी है मैं ताहयात उठाऊँगा, तो इन्होंने उनको भी जो है अपना नंबर दे दिया और अपना जो अकाउंट नंबर था इन्होंने वो शेयर कर दिया कि ठीक है हम यास्मीन से तक जो है ना आपकी बात पहुंचा देंगे और जो यास्मीन से आपकी बात भी करवाएंगे। ये चीज़ें हमारे बैठे हुई, लेकिन जब ये शो ख़त्म हुआ तो मुझसे वापस से इकरारुल हसन जो है ये मिले, तो इन्होंने ये कहा कि अभी आप जो है ना अभी आप वापस चले जाएँ, तो मैं 1-2 दिन में वहाँ लाहौर आऊँगा, तो जितनी भी डोनेशन इकट्ठी हुई है और जितने भी जो कुछ भी आपका मेरे पास है वो सब मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा? हाँ जी। किसी किस्म का कोई आपसे साइन, थंब इम्प्रेशन या आपकी मदर का कोई आईडी कार्ड या फादर का आईडी कार्ड इन्होंने लिया वहाँ पे? जी बिल्कुल लिया था। उन्होंने मेरी मदर के आईडी कार्ड की कॉपियाँ ली थी ओके। और मेरे फादर की आईडी कार्ड की कॉपी ली थी। इनसे सिग्नेचर भी करवाए थे और जो थंब था वो भी इनका लगवाया था। सिग्नेचर किस चीज़ पे करवाया? कोई स्टाम्प पेपर था, क्या था? जी स्टाम्प पेपर था। उन्होंने कहा था कि ये जो लोगों ने डोनेशन की है ना और जो आपको मतलब कि बड़ी अमाउंट दे रहे हैं और जो घर दे रहे हैं, तो ये मतलब कि तंजीमें होती हैं, हमें उन्हें जवाब देना होता है। फिर अब ये लाइव जा रहा है तो हमें उन सबको लोगों को भी जवाब देना होता है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप जो हमसे साइन करवा रहे हैं, आप हमसे किस चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हैं? क्या अभी तक तो आपको डोनेशन आनी है, एग्रीमेंट आप पहले करना शुरू कर दिए, या जो डोनेशन आ चुकी है आप हमें दें, उसके बाद आप हमसे अंगूठे करवाएं? आप देखें ना भाई कि जिस माँ बाप की औलाद जो है वो इस हालत में उनके सामने होना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपना होश नहीं होता है। यस बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप तो है, उस दौरान जो मेरे बाबा हैं उनकी मतलब कि टांग टूटी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो अभी तक उनके रॉड जो है ना उनकी टांग में डले हुए हैं, हम वो भी नहीं निकलवा सके क्योंकि उन्होंने उसके पैसे भी मेरे इलाज पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये तो मुझ में ही थे, मतलब इनका फोकस मुझ पे ही था। जब उन्होंने ये बातें की कि हम आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा और अब तो मुमकिन है और ये पढ़ भी सकती है, इसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है, मेरे माँ बाप के सामने मेरी मतलब उन्होंने दिखा दी कि इसकी कंप्लीट ज़िंदगी है, तो तब उन्होंने कहा कि इसलिए हम आपके अंगूठा जो है लगवा रहे हैं या आपसे साइन करवा रहे हैं कि जो वो फिर इस तरह से वो जो घर दे रहे हैं ना तो वो आपके नाम होगा, जो वो पैसे दे रहे हैं वो फिर हमें जैसे कि वो अगर वो हमें बाय चेक भेजते हैं तो वो हमें कैश करवाना होगा, तो उस पर तो आपके सिग्नेचर डेफिनेटली चाहिए। तो वो भी आप यहाँ मेरे माँ बाप दरअसल देखें ना कि एक तो वो मेरे बाबा भी कुछ सादा सी तबीयत के हैं, तो उन्होंने जो उन्होंने कहा तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि एक तो वो बहन 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 कह रहे थे, दूसरा माँ जी, दूसरा ये कि हम अल्लाह की अदालत में बात कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, बेटा हमने जो किया आपके लिए किया। इतना जब वो सब कर रहे थे तो हमने भी उनकी बात मान ली और उनके सामने ही जब उन्होंने हमें बिठाया था, जब अफ्तारी का टाइम हुआ था, मेरी तबीयत जो है ना वहाँ ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अब इसको ले जाएं, आप जो है ना इसका जाके मतलब हॉस्पिटल इसको ले जाएं या जहाँ भी ले जाना है, तो हम 2-3 दिन में आएंगे वहाँ पे लाहौर में, तो उसके बाद जो है मतलब जितनी भी आपकी अमाउंट हमारे पास है वो हम आपको हैंड आउट कर देंगे। तो उसके बाद कोई रब्ता किया आपने उनसे या उन्होंने आपसे? जी बिल्कुल, हमने किया था, मेरी मदर ने किया था, क्योंकि जब हम घर आए आपकी मदर से रब्ता, आपकी मदर ने रब्ता किया था? मेरी मदर ने। तो फिर आपकी वालदा से बात करते। जी माँ जी, आप बताइए। जी, मैंने जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने कामरान से बात की, तो मैंने कामरान को बोला बेटा मेरी बेटी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई है, तो हम लोग आपके पास गए हैं और जाना नहीं चाहते थे, तो हम अपनी मजबूरी के तहत गए हैं और हमें 20 करोड़ हम देख रही थी, तो आपके पास आए हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी अमाउंट जो है ना वो आपके पास है, तो आपकी मेहरबानी है तो वो हम तक पहुँचाई जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू करूँ, उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। कामरान ने कहा माँ जी आप उसको एडमिट करवाएं, किसी से उधार पकड़ लें, तो उसको जो है वो आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, तो 2 दिनों तक मैं आपके पास आ रहा हूँ। कामरान ने बोला, मैंने अपनी बेटी को एडमिट करवा दिया शालीमार हॉस्पिटल में, लेकिन कामरान से मेरा मुसलसल रब्ता था, कामरान नहीं आया था हमारे घर, और मेरा आदिल से भी रब्ता था। आदिल भी कहा मैं माँ पहुँच रहा हूँ 2-3 दिन तक, वो भी मेरे ख्याल आदिल इनका प्रोड्यूसर था, तो उसने कहा मैं ना पहुँच रहा हूँ 1-2 दिन तक, लेकिन ना तो आदिल आया ना कामरान आया। जब कामरान आया उस वक्त हमें
15-16 दिन हो गए थे यानी कि हॉस्पिटल के अंदर। मैंने लोगों से उधार लेके, कुछ अपनी चीज़ें सेल करके, कुछ किसी से पकड़ के, तो उस टाइम मैंने 5 से 6 लाख का ट्रीटमेंट हो गया था शालीमार हॉस्पिटल में, क्योंकि 10-10 हज़ार का एक इंजेक्शन लेके देते थे। 10-10 हज़ार का एक इंजेक्शन? एक इंजेक्शन। तो दिन में 5-6 इंजेक्शन इसको लगते थे, क्योंकि इसकी ब्लड की जो उल्टियाँ थी ना वो नहीं रुक रही थी और आँखों से ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर तो इसके नज़दीक ही आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी थी। तो जब मेरी ये सारी बातें कामरान से, मैंने कहा आप ऐसे करें, वीडियो कॉल करें या अपना कोई नुमाइंदा भेजें, यहाँ से हमारे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो हम कहाँ से लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं माँ जी, आप पे हमें यकीन है, तो नुमाइंदे की ज़रूरत नहीं है, आप उसका इलाज करवाएं। क्या ट्रीटमेंट चलता रहा। वो 15-16 दिन बाद आया कामरान हमारे घर। तो जब हमारे घर आया तो उसके पास एक चेक था। जब चेक लेके आया तो उसने वो चेक जो है, मेरे बेटा जो है अली अब्बास, वो घर में था। तो उसने कहा आप ऐसे करें बेटा, आप साइड पे हो जाएं, आपको नहीं पता बड़ों की बातें क्या होती हैं। तो हमने आंटी से अलहदा बात करनी। तो मेरे बेटा नहीं साइड पे जा रहा था, तो मैंने कौन कामरान आया था घर पे? कामरान आया था, दिल आया था, एक इनके साथ कैमरामैन था, वो आया था। ये 3 लोग थे। चेक लेके? हाँ, चेक लेके। ठीक है। तो मैंने अपने बेटे को कहा बेटा आप साइड पे हो जाएं, तो इनको बात करने दे। बेटा मेरा साइड पे हो गया। तो जब कामरान था वो बाहर बैठ गया, सैन में हमने चारपाई डाली, वहाँ बैठ गया। तो उसने चेक निकाला। चेक निकाल के तो उसने कहा माँ जी यहाँ पे इसके ऊपर ना आप साइन करके दें मुझे। तो मैंने पूछा, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, क्योंकि ना तो मुझे मीडिया का पता था, ना इस फ्रॉड के मुझे पता था ये क्या है क्या नहीं है। तो उसने कहा माँ जी यहाँ पे साइन करके दें, तो ये चेक कैश करवाना। मैंने उसके ऊपर साइन किए। तो जो उनके साथ कैमरामैन था, यानी कि जो उसने अपनी फार्मेसी पूरी करनी थी, वो एक साइड पे कामरान ने चेक पकड़ा हुआ था इस तरीके से, इस तरीके उसने फ्रेम बनाया। एक साइड पे मेरा हाथ था, एक साइड पे कामरान का था। उसने वो लोगों को दिखा दिया। 52 लाख का चेक था। 52 लाख का? हाँ जी, यानी कि 52 लाख रुपए का 52 लाख का चेक था। तो वो उसने लोगों को दिखाना था, वो उसने लोगों को दिखा दिया। उसने मुझसे पूछा माँ जी आपको ये पैसे मिल जाएंगे, बच्ची का इलाज हो जाएगा, जो वो बातें करना चाहता था उसने वो सब बातें तमाम उससे की। उसने कहा परेशान हो, आपके पास ये आ जाएंगे पैसे, तो ये चेक आपको मिल गया? मैंने कहा जी मिल गया। बस नहीं, वो उसने वीडियो बनाई। वीडियो बना के उसके बाद मुझे नहीं पता था मेरे हाथ में चेक था, उसने चेक वापस ले लिया। कहता एक मिनट चेक दिखा। मैंने दिखाया तो उसने चेक लपेट के अपने पॉकेट में डाल लिया। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उसने मुझे बोला, उसने कहा माँ जी जो है ना हमारा प्रोड्यूसर, उसके अभी सिग्नेचर इसके ऊपर होने वाले हैं, तो हम चेक कराची से कैश करा के तो आपको आके अमाउंट देंगे। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं खुद डिस्टर्ब हो गई, ये क्या हुआ है? चेक मुझे पकड़ा के लोगों को दिखा के तो वही चेक वापस ले रहे हैं। तो वो चेक लेके चला गया कामरान। उसके बाद मेरा बहुत मतलब मेरे ये कामरान से रब्ता होता रहा। मैं आज जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, लेकिन ऐसे साल गुजर गया, कामरान ना आया। उसके बाद मेरे इकरार से रब्ता हुआ। मैंने उसको बोला, अदील को बोला, तो मैं एक एक इनके बंदे को बोला। मैंने कहा भाई जो अमाउंट है वो हमें दे। इन्हें कहा जी आज जा रहे हैं, कल आ रहे हैं। ऐसे इन लोगों ने साल गुजार दिया, इन्हें अमाउंट हमें नहीं दी थी। फिर उसके बाद हमें मुबशर खां मिला, तो हम उसको कहा भी हम इकरार को मिलना चाहते हैं। वो हसन टाउन में इकरार हसन के घर हमें लेके गया। जब हम वहाँ पहुँचे थे, इकरार हसन साहब आए हुए थे हाई कोर्ट। तो हसन टाउन जो लाहौर में, मुल्तान लाहौर में यानी कि इकरार हसन जो है ना वो हाई कोर्ट में आए होते थे। किसी ने हमें बताया, नुमाइंदे ने, उसने कहा उसका नाम है मुबशर खां है। उसने हमें कहा भी वो इस टाइम हसन टाउन अपने घर में है। मुबशर खां हमारे साथ गया, तो उसने हमें जाके हसन टाउन में इकरार हसन का घर दिखाया। और इकरार हसन वहाँ हमारे साथ गाड़ी खड़ी थी, इकरार हसन नहीं था। तो वहाँ इकरार हसन की जो मामी वो हमें मिली। तो उससे हमारे सारे जो हमारे घर ये सारी हमारे साथ हालात गुजरे थे सारे हमने उनको बताया, ऐसे ऐसा हुआ, हमारे पास इतने मेरी बेटी की अमाउंट है इकरार हसन के पास। फिर उसने इकरार की वालदा को कॉल की, क्योंकि उसने हमें बताया इस टाइम वो कराची है। वल्लाह आलम वो कराची थी कि अपने रूम में थी, ये हमें नहीं पता था अभी वो कराची है या अपने रूम में है। उसने कॉल की तो उसने मेरी बात करवाई। तो उसने कहा जी बेटा बताएं क्या मसला। मैंने सारा बताया। उसने कहा मैं इकरार से बात करती हूँ, वो आपको पैसे देता है। फिर इकरार की बेगम से मेरी बात हुई, क्योंकि उसने भी कहा मैं इकरार से बात करती हूँ, वो पैसे भिजवा के। बड़े इकरार का जो भाई है मेरी, उससे बात हुई। उसने भी कहा भी वे इकरार से बात करते हैं तो वो आपको पैसे देगा, लेकिन उन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। फिर मैंने इकरार हसन को नोटिस करवाया। जब मैंने नोटिस करवाया तो इकरार को नोटिस मिला। तो यानी कि एक रमज़ान था, दूसरा रमज़ान साल बाद है, यानी कि इकरार का मेरा रब्ता हुआ। तो उसने मुझे कहा जो मुझे माँ माँ साल कहता था, माँ जी माँ जी,
तो और यास्मीन को कहता था आप मेरी बहन है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ, वसीम बिदामी भी कहा और इकरा हुसन भी कहा, आप हमारी बहन हैं और हम अल्लाह की अदालत में ये आपसे वादा कर रहे हैं, जब तक कि आप ठीक नहीं होगे, आपका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी अमाउंट लगी हमें चाहे अपनी जेब से लगानी पड़ी हम लगाएंगे, और आपका इलाज किस जगह भी होया हम आपको लेके जाएंगे उस जगह पे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ वो टीवी के सामने जो बातें होती हैं ना, यानी कि टीवी के सामने मैं यही कहूँगी भी ऐसे लोग जो नाम पढ़ रहे हैं ना, जो न्यूज़ वाले, उनका टीवी के सामने एक चेहरा और होता है और टीवी के अलहदा उनको कैमरे से अलहदा देखे तो उनका दूसरा रूप और होता है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इकरा हसन के जब घर गया तो इकरा हसन ने कहा मुझे साल के बाद, उसने कहा बीबी जो माँ कहता ने कहा बीबी आपको पता नहीं कहाँ चली गई हैं, आपको फैसल भट्टी मेरे घर लेके गया। मैंने कहा बेटा मुझे फैसल भट्टी नहीं लेके गया, मैं किसी और के साथ गई। यानी कि 2018 में हम गए थे इसके घर, ठीक है। 2018 में गया तो वो पहले जो माँ मुझे 2016 से लाके 2018 तक वो मुझे माँ उसने क्या कहा कि वो बीबी तू किधर घर आ गई है? हाँ मुझे कह रहा हो बीबी आपको पता नहीं आप किसके घर आ गई हैं, आपको ये पता नहीं, अभी मुझे ना आप ये अमाउंट जो है ना ये लेके दिखाना आप कैसे लेती हैं, तो आपको पता नहीं है, आप वहाँ से चलें, यहाँ आ गए, आपको फैसल भट्टी लेके आया, आपको इतना देर है। मैंने कहा फैसल भट्टी ये वही बंदा जो सबसे पहले यहाँ से खुफिया वीडियो बना कर गया था, लेकिन वो नहीं लेके आया, वो नहीं लेकर गया था। हमारे साथ मुबशर खान जो है ना वो हमारे साथ गया था। फैसल भट्टी वो दुनिया न्यूज़ पे काम करता है, मुबशर खान वो हमारे साथ गया था, लेकिन फैसल भट्टी के तो ख्वाब में भी नहीं था भी हम लोग जा रहे हैं या नहीं। हाँ, फिर क्या बात हुई, फोन से आगे क्या बात हुई? तो फ़ोन पे इसने जब मुझे मैसेज छोड़ा रात का टाइम था, तकरीबन गालबन 8-9 का 10 का या इतना ही टाइम होना, इकरा हसन का मैसेज आया, मुझे व्हाट्सअप मैसेज आया, तो उसने कहा ओ बीबी मेरी बात सुने, आपको इतना देर साहब मेरे घर चले गई हैं, आप मेरी मामी से बात की, मेरी वालदा से बात की, तो आप अभी पैसे जो है ना उन्हीं से लेना, मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं। तो मैंने कहा बेटा, मैं फिर भी बेटा कहा, मैंने कहा आप तो मुझे माँ कहते थे तो अभी बीबी पे आ गए। कहता ओ बीबी मेरी बात सुने, आपने जो कुछ करना है कर ले, तो मेरे पास कोई आपके पैसे नहीं है। तो मैंने फिर भी उसको रिक्वेस्ट करती रही, यानी कि मेरी उसी रिक्वेस्ट में 1 साल गुजर गया। ये आप उस इकरारुल हसन के घर गए थे 2018 में? 2018 में। और इनका शो करने के लिए आप गए थे 2014 में? ना 2016 में। 2016 में गए थे? 2016 में रमज़ान ट्रांसमिशन शान रमज़ान ARY डिजिटल पे जो चलता है उसमें आप गए 2016 में। हाँ 2 साल आपने वेट किया, बर्दाश्त किया, उसके बाद 2018 में फ़ोन किया जी, तो उसके बाद ये सारी मामलात। हाँ 2018 में यानी कि पहले महीने में मेरी बात हुई थी, तो उस टाइम ये इसने मैसेज छोड़ा, यानी कि दूसरे रमज़ान में, एक रमज़ान गुजर गया, दूसरा रमज़ान, फिर तीसरा रमज़ान आ गया। तो जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे वो जो माँ कहता था बीबी पे आ गया, उसने कहा भी आप ऐसे करें, हम आपके ख़िलाफ़ एक FIR करवा रहे हैं, तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। मैंने कहा बेटा आप मेरी बात सुने, आप एक FIR ना करवाएं, वो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, जब यहाँ कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं देखता, उस टाइम अल्लाह मौजूद होता है, तो मेरा अल्लाह गवाह करा। उसने कहा मैं आपके ख़िलाफ़ FIR करवा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा 1 ना करवाई 50 करवाई। तो मैंने कहा फिर हम उसके बाद हम आपको बताएंगे भी हमारा कसूर क्या है। मैंने कहा एक तो मेरी बेटी के पैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया एक घर है, तो आपसे हमने नहीं मांगना तो किससे मांगना है, क्योंकि उससे पूरे प्रोग्राम का ऑनियर तो आप थे, उसके प्रोड्यूसर भी आपका अपना था, ऑनियर भी आप थे, सारा शो को कवरेज करने वाले आप खुद थे, तो पैसे तो हमने आपसे लेने, किसी हम मांगते। तो इकरार हसन जो है वो 1 साल तक मुझे धमकी लगाता रहा। अच्छा हाँ 1 साल तक मुझे धमकी लगाता रहा, मुझे डराता रहा। फिर उसने अपने नुमाइंदों को मेरा नंबर दिया, उसने कहा भी आप इनसे बात करें, इनसे पूछें, यानी कि ये मेरे घर गई है। तो वो मुख्तलिफ नंबरों से मुझे कॉल आती रही, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें 1 साल बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मेरे चेहरे के सामने वही बात थी जब मैंने उसको बेटा बोला था, क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी बीमार थी। तो डॉक्टर ने उस टाइम 2016 में हमें डॉक्टर ने ये कहा था 20 से 25 लाख रुपया जो है ना वो आपकी बेटी के इलाज का जो है, अगर आपके पास है तो इसका इलाज हो जाए। उस टाइम इसको मैदे का अल्सर था, हेपेटाइटिस। अच्छा मुझे अब ये बताइए, उसके बाद इकरारुल हसन ने आपको दोबारा रब्ता किया? नहीं, उसके बाद हाँ उसके बाद जब 2018 में पहले तो मुझे धमकी लगाता रहा, जब उसका धमकियों से कुछ ना बना मैंने उसको नोटिस करवाया, तो फिर इकरार हसन ने अपने नुमाइंदे को कहा कामरान को भी अपना आंटी से बात करें, माँ से बीबी से आंटी थे आगे। उसने कहा आंटी से बात करें, उसको कहें
आंटी को भी एक वीडियो क्लिप जो है वो हमें छोड़े, उसमें वीडियो क्लिप में ये बताया भी जो मेरी बेटी की डोनेशन हुई है 1 करोड़ रुपया, यानी कि वो मुझे मिल गया है। उसमें कुछ पैसे जो हैं वो मैंने उधार लिया हुआ था, मैंने उन लोगों को दिए, कुछ पैसे मैंने अपनी ज़ात पे खर्च किए, तो बकाया जो पैसे बचे थे वो मैंने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया। वो वीडियो क्लिप बना के आप मुझे सेंड करें। तो माह रमज़ान को मेरे ख्याल है, हाँ अच्छा 25 रमज़ान को ये उनकी और मेरी बात हुई 2018 में। उन्होंने कहा भी एक वीडियो क्लिप बना के वीडियो क्लिप हमें सेंड करें भाई, ये पैसे जो है ना मैंने फ़लाँ जगह पे लगाए, तो हम आपको ना इसी चैनल पे बुलाते हैं शान रमज़ान में, दोबारा हम आपको बुलाते हैं, तो जो भी अमाउंट हुई वो आपको हम देंगे। लेकिन मैंने किसी और नुमाइंदों से बात की और मेरे दिल की विवाद थी भी मैं वहाँ नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे क्या ज़रूरत है। जब एक घर और 1 करोड़ रुपये पहले मेरी बेटी को मिला, वो नहीं हमें मिला, तो दोबारा हमें क्या मिलना है। तो हम लोग पहले आपको इन्होंने बुलाया 2016 में 27 रमज़ान को जी, अब 2018 में 25 रमज़ान को फिर कह रहे हैं कि जी आपको हम बुला लेते हैं। हाँ जी। तो आप पहले एक वीडियो क्लिप बनाकर भेजिए, वीडियो क्लिप बना, ताकि उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने आपको पैसे दे दिए, जो कि आपको पैसे दिए नहीं दिए थे, ताकि हम सोशल मीडिया पे ये चला दें, अपने चैनल पे चला दें कि जी हम इकरारुल हसन साहब, मैं खुद जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आप समझ ही होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब बड़ा नेक नीयत इंसान हूँ। तो सुनिए आप ज़रा माँ बेटी की कहानी। जी माँ जी। तो फिर यानी कि ये जब मेरे इतने इसरार करने से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी झूठ की कहानी उन लोगों ने चलाई हुई है, उसमें न्यूज़ वाले भी हैं, उसमें आम लोग भी हैं, उसमें इकरारुल हसन साहब भी हैं, क्योंकि सैयद इकरारुल हसन है, तो उसने ये सारी कहानी जो मेरी बेटी की, उसने सारा पैसा जितना है उसने वो हड़प की, हमारी झूठी वीडियो बनाई, पब्लिक को दिखाई, जिन बंदों से इसने पैसे लिए, वो इसने जो वीडियो बनाई इसने खुफिया वल्ला आलम इसने किस चैनल पे चला के दिखाया, ये मैंने घर भी उनको दिया, ये पैसे भी दे दिए। ऐसा हुआ एक दिन मैं बैठी थी तो मुझे कॉल आ गई किसी बंदे दी, तो उसने कहा अभी बाजी आपका मुबारक हो, आपकी बेटी ठीक हो गई। मैंने कहा भाई कौन सी बेटी? कहता यास्मीन, वो तो उसका इलाज जो है वो तो अमेरिका में हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा 1 मिनट, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप मेरे बेटा भी हैं, भाई भी हैं, 1 मिनट रुकें तो दोबारा मुझे वीडियो कॉल करें। तो जब उसने वीडियो कॉल की थी, इसी जगह जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इसी जगह मेरी बेटी यास्मीन सोई हुई थी, तो मैंने इसको उठाया, तो मैंने जैसे उसका कैमरा ऑन हुआ तो मैंने दिखाया, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने। कहता है मैंने वहाँ देखा है, यानी कि इकरारुल हसन ने बोला भी जो 1 करोड़ रुपया मुझे मिला था वो बच्ची के इलाज पे खर्च हो गया, तो 50,000 रुपया, 50 लाख रुपये सॉरी और मांग रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत है, तो वो मुझे आप जितनी माँ मुझे सुन रही देख रही हैं तो वो मेरे अकाउंट में डालें, उस बच्ची का ट्रीटमेंट करवाना है। तो जब मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये मेरी बेटी, तो उसने कहा तौबा इस्तगफार इस्तगफार, वो करने लग गया भाई। तो उसने देखा था बेटी तो मेरी साथ थी, लेकिन यास्मीन की वो वीडियो हमने भी देखी थी, यानी कि जो शो में गए थे ना, उसका चेहरा एडिट होया हुआ था, चेहरे पे नहीं लग रही थी यास्मीन, बकाया तो यास्मीन थी, तो चेहरा उसका जो है ना वो एडिट हुआ था, उसमें नहीं पता चाह रहा था ये यास्मीन कौन है, क्योंकि हम लोग तो घर मौजूद है आज भी। मतलब इन्होंने इसकी वीडियो यास्मीन की दोबारा चलाई चैनल पे, हाँ जी, इकरारुल हसन साहब ने, और ये कहा कि हमें इस बच्ची के लिए और पैसे दरकार हैं, 1 करोड़ जो हमने हमारे पास डोनेशन इकट्ठी हुई थी वो इस्तेमाल हो चुकी है और पैसे दरकार हैं। तो इन्होंने अमेरिका में किसी बंदे से 50 लाख मंगवा लिया। हाँ जी, इसने कहा उस बंदे ने ऐसे हमसे रब्ता किया जैसे हम रूटीन में को करता है, उसने हमें मुबारकबाद देने लिए उसने रब्ता किया। तो इकरारुल हसन ये हमने नहीं वो प्रोग्राम देखा था जो इसने दोबारा चलाया, आपने नहीं। अच्छा अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आपके पास इतने चैनल्स आए हैं यहाँ पे, मैंने काफ़ियों के नाम लिए हैं, मैंने जो नाम लिए सही नाम लिए, ये सब लोग आए थे आपके पास? जो मेरे पास जो अपने नाम लिए 100% यही लोग मेरे पास आए, और अभी इसमें कुछ और भी हैं जिनके मुझे याद नहीं था, तो ये सब आए हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये पूछना है कि इनमें से आपने बहुत से चैनल्स को ये बताया कि इकरारुल हसन ने क्या किया है जी, तो आपको कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर आला पंजाब को, जनाब उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत है और इमरान खान साहब का कहना ये है कि तब्दीली और इंसाफ जो है वो गरीबों को मिलेगा, बिल्कुल, तो आप कोई अपील करना चाहेंगे अपनी? मैं अपील ये करना चाहती हूँ, इकरारुल हसन का जो है उसका जितना ही मेरी बेटी का डेटा था, क्योंकि ये मैं ऑनर बता रही हूँ, लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इकरारुल हसन भी सुन रहे हैं,
और तमाम हुक्मरान भी सुन रहे हैं, क्योंकि आपका बताना कुछ और है और जो मैं बता रही हूँ वो कुछ और है। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, मेरे मोबाइल का जितना डेटा था, एक मुझे कॉल आई तो उसने मेरे घर की लोकेशन पूछी और मेरे बैंक अकाउंट पूछा। उसने कहा मेरी वालदा आपके पास आ रही है आपकी बेटी का पता लेने। तो तकरीबन मैंने जब उसको अपने घर के लोकेशन, अकाउंट नंबर और सारा कुछ मैंने उसको बताया, 10-15 मिनट बाद यानी कि इकरार हसन की पूरी टीम के और दूसरे यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के जितने मेरे पास डेटा था ना, वो सारा मेरा मोबाइल पूरा हैक कर ले गया। तो अच्छा, वो आपका सारा मोबाइल भी हैक कर लिया? मेरा मोबाइल ही हैक कर ले गया, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अभी भी मेरे पास पड़ा, मैं दिखाने को भी तैयार हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। यानी उसमें जो फेसबुक अकाउंट था वो भी नहीं है, ट्विटर था, उसमें जितने व्हाट्सअप था वो सारे, जितने उसमें वीडियो थी डॉक्टरों की, मेरी बेटी की रिपोर्टें थी, सारी आपको पता ऑनलाइन होती हैं, तो सारा डेटा उसी मेरे मोबाइल में था। तो वो पूरा डेटा जो है ना वो उसमें सब ख़त्म हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं उसमें है जो मैं किसी को दिखा सकूं, ये है। और इकरार हसन के कुछ सबूत ऐसे हैं जो मैं अमीर बता रही हूँ। इकरार हसन अगर मुझे सुन रहा है या देख रहा है तो ये इस भूल में ना रहे जो मेरे पास उसके सब सबूत ख़त्म हो गए। नहीं, कुछ ऐसे सबूत हैं जैसे आप अपने नुमाइंदों को हमारे घर भेजिए और खुफिया वीडियो बनाई है, इस तरह हमारे पास भी कोई सबूत आपके हैं जो हमारे पास हैं, और जब ज़रूरत पड़ी तो टाइम पे मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो और आप मुझे कह रहे थे ना, माँ जी आप अपनी तैयारी कर लें, मैं आपसे पूछूंगा जो आप इस बच्ची के पैसे कहाँ लगाना, आपने मुझे पैसे दिए थे जो आप मुझसे पूछ रहे थे भी आपने पैसे कहाँ लगाए। वो करोड़ रुपया था तो आप खा गए, कहाँ किया? तो आपको खुदा का खौफ कोई नहीं है? आप मुझे बताएं, आप अल्लाह से डरें, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी, ये फ़ना का मकाम है, ये छोड़ के सब चले जाना, यहाँ किसी भी नहीं रहना, और रहना तो अल्लाह का नाम रहना। तो आप तो टीवी के सामने बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं फिर भी कहती हूँ इकरार हसन आपका और हमारा कोई ज़मीन का मुतालबा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत मजबूर हैं, तो हम तो मजबूर हो के और 20 करोड़ मामा के सामने जाके, तो मेरी बेटी रोई, गिड़गिड़ाई, मेरे हस्बैंड गया और मैं ख़ुद रोई। तो मैंने लोगों को दिखाया, 20 करोड़ माम हमें देख रही थी। तो उस टाइम आप अल्लाह से डरें, किसी का दिल नहीं चाहता कोई 20 करोड़ माम के सामने अपने घर के सारे हालात वाक़यात बताएं। तो जो चार दीवारी के अंदर होता है ना, तो वो अपना होता है, जो पब्लिक का हो जाता है ना वो लोगों को होता था। हमें सब लोगों की बातें भी सुनी। तो आपने हमारे साथ क्या किया? आपने हमारे साथ ये किया जो मेरी बेटी का 1 करोड़ आपके पास ही आपकी ज़बान के अल्फाज हैं जो अभी मीडिया पे दिखाए जाएंगे, और वो एक एक बात आपकी दिखाई जाएगी जो आप बोल रहे हैं, जितने पैसे को ऐलान कर रहे हैं वो मेरे पास है। बेशक आपने वो यूट्यूब से हर जगह पे आपने डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दिखाया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं? मेरे सवाल आपसे इकरार हसन साहब, क्या आप दुनिया से बच जाएंगे, आखिरत में अल्लाह पाक से कैसे बचेंगे? आप सोचें, ये यास्मीन के अमाउंट जितने भी आपके पास है ना, अगर अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो गया तो इसे यास्मीन का हाथ होगा, आपका गिरमान होगा, और आखिरत में ये यास्मीन ज़रूर पूछेगी भाई मेरा क्या कसूर था। और लोगों ने, बाक़या लोग, जिन लोगों ने मेरी बेटी की हेल्प की है, मेरा अल्लाह गवाह है, जो आपने इकरार हसन को 75 लाख रुपया दिया है वो हम तक नहीं पहुंचा। और जिन लोगों ने ये पैसे दिए, मेरे उन लोगों के सामने भी हाथ बन के, उन लोगों के सामने मैं अपील कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक माँ हो के, जिन लोगों ने इसको अमाउंट दी है, कोई घर हमें नहीं मिला, कोई पैसा नहीं हमें नहीं मिला, वो इकरार हसन के पास हैं। आप तमाम लोग हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें। जो आपने अमाउंट मेरी बेटी लिए दी है वो मेरी बेटी तक पहुँचाई जाए, क्योंकि मेरी बेटी के इलाज हो जाए, वो आपके बच्चों को दुआ दें, आपको दुआ दें, और अल्लाह की बारगाह में भी वो कबूल हो जाए, क्योंकि हम तक वो नहीं पहुँचे। अच्छा माँ जी, मैं आपसे एक और ये बात करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है। इमरान खान साहब, आपने कहा था ना जब मेरी हुकूमत आएगी तो आपको इंसाफ आपकी दलील पे मिलेगा। तमाम लोगों को बोला था, 20 करोड़ अवाम को बोला था आपको इंसाफ मिलेगा। तो अभी इस वक्त ये मेरी मजबूर और मज़लूम बेटी है, और हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मज़लूम हैं। हमारे पास अपना घर नहीं है। जो हमारा घर था वो हमने सेल कर दिया था 18 लाख का, वो भी अपनी बेटी पे लगा दिया। जो हमारी जमा पूंजी थी हमने लगा दी, क्योंकि मेरा बेटा भी मालिक का काम करता है, मेरा हस्बैंड भी मालिक का काम करता है, और जो भी वो कमाते हैं मेरी बेटी भी लग रहे हैं। और इमरान खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है,
जो मैं भी माँ हूँ, क्योंकि माँ तो सबकी सांझी है ना, माँ के तो कोई नेम बदल नहीं है, तो माँ कभी भी नहीं झूठ बोलती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पैसे इकरार हसन साहब के पास हैं, जितनी वो अमाउंट मानता है, जो हम कहते हैं हम पे ना छोड़ें, जो उसके ज़बान के अल्फाज निकले हुए हैं वो इकरार हसन से जितनी अमाउंट है, मेरी आपसे इमरान खान साहब रिक्वेस्ट है, और चीफ जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है, और आर्मी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम जितने भी हुक्मरान हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और जो इकरार हसन के पास मेरी अमाउंट है वो हम तक पहुँचाई जाए, जैसे करके वो इकरार हसन से वो पूछा जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए जो किसी मज़लूम की 6/7/2016 में गए थे, अभी 2020 है। अगर उस टाइम इकरार हसन ये सारी अमाउंट हम तक पहुँचाई जाती थी, आज मेरी बेटी मौत के बिस्तर पे ना होती, आज मेरी बेटी अपनी तलीम जारी रखी होती, आज मेरी बेटी किसी और मुकाम पे होती, क्योंकि उसका ख्वाब था आर्मी में जाना चाहती थी, तो उसका ख्वाब है वो आर्मी में जाना चाहती है। अगर जाना रही शरीफ मुझे सुन रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी, आप उसका आइडियल है, मेरी बेटी आपको मिलना चाहती है तो आप उसको ज़रूर मिलें। बहुत सारे आपके प्रोग्राम देखें, आप लोगों को मिलते हैं, जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ के भी, आप जो मेरी बेटी लिए कर सकते हैं तो आप मेरी बेटी की हेल्प करें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम रेंट पे रह रहे हैं, ये न्यूज़ वाले आए हैं, खुद देख रहे हैं, हम न्यूज़ वालों को सबको पता है, जो भी इधर हमारे घर आते हैं हम रेंट पे रह रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों के आगे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है एक माँ की, जो मेरी बेटी का इलाज करवाया जाए और वो अपने पाँव पे खड़ी हो और जो उसके ख्वाब है वो पूरे हो जाएं। अल्लाह। अच्छा माँ जी, मेरी एक और आपसे बात ये कि अभी तक कोई धमकियाँ शमकियाँ आपको मिल रही है इकरार हसन की तरफ से? बहुत ज़्यादा अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, जिनके कोई नंबर ऊपर नहीं आता, जैसे नेट के नंबर कर ले, इस तरह के मुख्तलिफ नंबरों से कॉल आती है। क्या कहते हैं वो लोग? बस वो लोग यही कहते हैं भी आप जो है ना, आप अपने अल्फाजों से पीछे हट जाएं। आपने बहुत लोग जिनके उसका नाम इकरार हसन का नाम नहीं लेते, जिनके गोल मटोल बात कर जाते हैं, कहते हैं जी आप लोगों के ख़िलाफ़ आप FIR करवाती हैं, नोटिस करवाती हैं, तो आप मारी जाएंगे, क्या फ़ायदा आपको, तो आप इन्हें अब सब बातों को छोड़ के तो आप पीछे हटें। तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा किसी के साथ आपका कोई लेन देन पहले चल रहा है? नहीं, मेरा किसी के साथ नहीं चल रहा। किसी के साथ ज़मीन का मसला? नहीं, मेरा किसी के साथ नहीं, कोई मसला नहीं था आपका? नहीं, मेरा किसी के साथ 2016 में जब आप गए उससे पहले किसी के साथ कोई लेन देन हो? नहीं, मेरा किसी कोई इस तरह की कॉल्स पहले आती हो आपको? नहीं, कभी नहीं आई कोई कॉल। कभी कॉल नहीं आई? नहीं। 2016 में जब आप इनके प्रोग्राम में गई हैं, डोनेशन इकट्ठा हुआ है, आपको डोनेशन नहीं मिला, आपने इनको रब्ता करने की कोशिश की है, आप इकरार हसन के घर पे गई हैं यहाँ पे हसन टाउन में, लाहौर में, जहाँ पे आप इनकी मामी को मिली, उसके बाद फिर आपने जब इनको नोटिस करवाया है उसके बाद से ही कॉल आना शुरू हुई आपको? उसके बाद से कॉलें आती हैं, यानी कि पहले तो इसके जो नुमाइंदे उनकी कॉल आई, और बहुत ज़्यादा जो कामरान है उसने मुझे बोला, उसने कहा माँ आप तो, हाँ आंटी, उसने कहा आंटी मुझे तो बहुत ज़्यादा आपसे फ़ख्र था, तो आपने इकरार हसन के ख़िलाफ़ नोटिस करवा दिया, तो वो तो एक फरिश्ता था। तो मैंने कहा वो, उसने कहा भी वो तो एक फरिश्ता था। इकरार हसन को वो फरिश्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए पता क्या बात है माँ जी, वो बड़ा एक मशहूर मक़ौला है कि जिसका खाओ उसके गुन गाओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्या ख्याल है? ऐसा ही। तो वो इकरार हसन साहब उनके लिए फरिश्ता ही हैं, फरिश्ता ही हैं, क्योंकि वो इकरार हसन साहब जो हैं वो उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, उनकी टीम है, तो उनके लिए तो फरिश्ता ही होंगे ना, क्या ख्याल है? ऐसे फरिश्ते ही, उन लिए तो फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो रज़ाइल है। कामरान ने बोला, उसने कहा आपने ज़्यादती की है, इकरार हसन को आपने नोटिस करवाया है, तो अच्छा नहीं किया, अगर आप उस तरह पूछते तो हो सकता है आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसने कहा हो सकता है आपको कुछ अमाउंट मिल जाती। तो फिर मुझे उसने कॉल की, तो मुझे कहता है आपने नोटिस करवाया, आपने जो करना है वो कर लें, तो हमारा वकील ही आपको जवाब देगा। हमने ये कामरान ने आपसे कहा? जी, कामरान ने कहा। तो इकरार हसन ने भी कहा, उसने कहा हमारा जो वकील है ना वो ही आपको जवाब देगा। और जब हम आया ना यानी कि हाई कोर्ट में आपके सामने, तो फिर हमें सामने बातें होगी, यानी कि मुझे धमका रहा था अभी उस टाइम। अच्छा ये जो आपका फ़ोन उनके किसी बंदे ने हैक किया है जी, सारा डाटा आपका इसमें उड़ा लिया, सब कुछ कर लिया, आपने इसको रिकवर करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने बहुत की। यानी कि सबसे पहले तो मैं इधर सेशन कोर्ट में गई थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, हम तो अपनी मुसीबत में आए। तो वहाँ एक एडवोकेट साहब था, उसका नाम अली है, मैंने उससे बात की, तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है।
उसने कहा ठीक है मैं आपकी एप्लीकेशन लिखता हूँ। तो अब मैं FI को देते हैं। जब वहाँ गया तो उनका ऑफिस बंद था। उन्होंने कहा कोरोना का इशू चल रहा है, हमारे ऑफिस में कोई बंदा नहीं है। तो उन्हें हमारी एप्लीकेशन वो नहीं ली थी। उन्होंने कहा आप ऐसे करें 10-15 दिन बाद आना। फिर 10-15 दिन गया तो फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा कोरोना का इशू था। तो यानी कि इसी तरीके 2-3 माह जाते रहे तो हमारी कोई एप्लीकेशन किसी ने नहीं ली। तो मोबाइल मेरा अभी भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है वो। हाँ जी। अच्छा बेटा, हमें ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल में भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि आप की आंखों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो अभी जो आपकी तालीम की ख्वाहिश है इसको कैसे कंप्लीट करेंगी आप? हमारी हुकूमत जो है वो एक्शन लेती, वो स्टेप लेती 2014 में ही। तो आज जो है मैं मतलब कि 9th से मतलब कि मैं ग्रो अप कर चुकी होती। लेकिन ना तो हमारी हुकूमत ने स्टेप लिया है, ना ही मतलब कि जो हमारी मीडिया है अगर वो भी मुझ तक पहुंची तो वो भी सिर्फ़ एक अपने फेम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मकसद के लिए। और सबसे बड़ा जो इनमें हाथ है ना, एक तो मैं ये कहूँगी कि हमारी हुकूमत मुझे इस नौबत तक पहुँचाने वाली है, मीडिया जिनके नाम आप ऑलरेडी जो हैं ले चुके हैं, और इसके अलावा जो हैं डॉक्टर्स। अगर उन्होंने शुरू से ही बता दिया होता कि इसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, तो जो है मुझे इतनी ज़्यादा जो मज़ीद बीमारियां लग चुकी हैं वो ना लगती। और रहा स्टडी का सवाल, तो पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई हूँ। मेरा हमेशा से मतलब मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया है, फ़र्स्ट पोजीशन। इसके अलावा कोई भी कंपटीशंस होते थे तो उसमें भी मैं हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन पे आती थी। और जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है ना, वो ये था कि मैं मतलब कि एक साइड पे तो मैं मतलब कि वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं मीडिया की क्यों बात कर रही हूँ कि मैं मीडिया में भी जाना चाहती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा ख्वाब है ना बचपन से कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। हमें अभी आपकी वालदा ने बताया था कि आप जनरल राहील शरीफ की फॉलोअर हैं, उनको बहुत आप लाइक करती हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी? जनरल राहील शरीफ हैं वो मेरे आइडियल हैं और मैं उन्हें बहुत हद तक लाइक करती हूँ। और उनकी बहादुरी को और उन जिस तरह से भी उन्होंने मतलब कि अपने काम को सर अंजाम दिया है, उनको मैं सल्यूट पेश करती हूँ। और मैंने जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, अगर आप मेरे पास्ट में जाएं, आप इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, ऑल ऑफ मेरे जितने भी इंटरव्यू में निकाल के जनरल राहील शरीफ साहब को मेरा मैसेज आप देखें तो मैंने अपने हर इंटरव्यू में आपका ज़िक्र किया है कि आप मेरे आइडियल हैं और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और मैं ना सिर्फ आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ। That's good. जी, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। और मैंने उनकी मतलब कि बहादुरी के जो किस्से सुने तो थे, मैंने देखे भी हैं बहुत से, इसलिए मैं वो मेरे आइडियल हैं। और जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती हूँ। कुछ अर्सा पहले ये जब लास्ट ये इमरान खान साहब के जब ये वोट पड़ रहे थे ना, तो एक लड़की गई थी जिसकी मतलब टांगों से अपाइश थी। जी, उसने वोट डाला तो उसको फ़ौरन से आर्मी ने स्टेप ले लिया और उसको जो है ना उन्होंने आर्मी में वो चली गई है। तो तब उस दौरान मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इवन कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, कि सिर्फ इस बेस पे कि मैं 6 साल से जो है ना इनको आवाज़ दे रही हूँ, बुला रही हूँ, मुसलसल बुला रही हूँ। और मैं ये भी कह रही हूँ कि मेरा ख्वाब है, बग़ैर मतलब किसी लालच के, किसी ऐसी चीज़ के, तो लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुँचा। अच्छा, इसका पहुँचने का एक बहुत बेस्ट वे है, वो क्या है कि अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। जी किया। वो आप बताइए, खुद बताइए आप व्यूअर्स। ये हमारी छोटी बहना ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और इसका बेस्ट वे ये है कि आप ख़ुद ही जो है वो इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं और आप इनको जल्द मतलब देख सकते हैं कि ये जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगी, चोरों, डाकू, लुटेरों से बचने से बेस्ट वे ये है कि अपना मैसेज डायरेक्ट पब्लिक तक खुद पहुंचाएं। बताइए ज़रा अपने चैनल का नाम। जी, तो मैंने सबसे पहले तो ये चैनल क्रिएट करने का मकसद ये था क्योंकि 6 साल से मेरी मतलब कि मेरे तक मीडिया वाले तो आते रहे हैं, ठीक है, मुझे तकलीफ़ में मज़ीद पहुंचाया गया ज़रूर है, लेकिन उस तकलीफ़ में से मुझे निकाला नहीं गया है।
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तो कोई आवाज़ बन नहीं सका, या मुझे तो जो मेरा ख्वाब था उस तक कोई नहीं पहुँचा सका। तो मेरा ये एक ख्वाब है कि मेरी तरह जितने भी लोग मजबूर हैं और जितने भी बेबस लोग हैं, जिनमें मतलब कि पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी लोग बेबस हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, अब मैं यास्मीन मकबूल उनकी आवाज़ बनूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, जिस पे बीतती है, कहते हैं ना कि जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। अगर चोट मुझे लगी है तो उसका दर्द का एहसास मुझसे बेहतर किसी को नहीं हो सकता। ये 6 साल मैंने किस अज़ियत में गुजारे हैं या मैं किस तरह से गुजार रही हूँ, वो मुझसे बेहतर या मेरी फैमिली से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जिनकी आवाज़ जो है मीडिया तक या फिर हमारी हुकूमत तक नहीं पहुँचाई जाती, या फिर अगर पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है तो उसको जो है वो दबा लिया जाता है। तो मेरा चैनल जो है वो यूट्यूब पे अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मैं ये भी बताऊं कि मैं ज़िंदगी में मतलब इतनी अपने आप से वो हो चुकी थी ना कि मैंने कहा कि यार नहीं, मुझ तक तो ना हुकूमत पहुंची है, ना जो मेरे आइडियल है अभी तक वो आए हैं, ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना अपना ख्वाब पूरे कर पा रही हूँ। हाल ही में मेरा इंटरव्यू करने स्टार एशिया से अब्दुर्रहमान भाई हैं, वो आए, उन्होंने भी मुझे ये एडवाइस किया कि यास्मीन जो है तुम अपना चैनल क्यों नहीं बना लेती हो। लेकिन उससे पहले मैं उन्हें ये भी बात बता चुकी थी कि उससे पहले ही मेरी जो सिस्टर है ना वो मेरा चैनल क्रिएट कर चुकी हैं। तो 2-3 दिन हो गए हैं मैंने उस चैनल को स्टार्ट किया, और मुझे जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और जो लोग भी मेरी मतलब कि इस मेरे तकलीफ़ में मेरे हमदर्द हैं या मुझे जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आगे तक लेके जाएं, क्योंकि मैं एक तंजीम बनाना चाहती हूँ उन मजबूर लोगों के लिए जो मेरी तरह ही मजबूर हैं, लेकिन उन तक जो है फंडिंग तो की जाती है, पैसे तो इकट्ठे किए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन तक पहुँचाया नहीं जाता। और मैं यास्मीन जो इस सारे वाक़यात से गुज़र के आई हूँ और गुज़र रही हूँ, मैं ये बेहतर समझ सकती हूँ और मैं बनूँगी इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़। तो मुझे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा चैनल जो है यास्मीन मकबूल के नाम से, खून के आंसू रोने वाली, अगर आप इसे इंग्लिश में भी वो करेंगे, सर्च करेंगे तो ये यूट्यूब पे आएगा, उर्दू में करेंगे दैन तो भी आएगा। आप इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा यास्मीन, थोड़े से मेरे क्वेश्चन क्रस्त हैं लेकिन जवाब आपने हमें देना है। इकरारुल हसन को क्या कहना चाहेंगी आप? इकरारुल हसन साहब को सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मैंने भाई कहा था और आपने मुझे बहन के साथ साथ मेरे सर पे हाथ रखा था कि तुम मेरी बेटी हो, और ये कहा था कि बेटा मैं आपका भाई हूँ, आपको कोई मुश्किल हो ना तो मैं आपके सर पे खड़ा हूँगा। यास्मीन तुमने मुझे एक आवाज़ देनी है भाई, आपको याद होगा कि आपने कहा था एक आवाज़ देनी है तो मैं आपके सर पे खड़ा हूँगा। अब तुम्हारे 3 भाई नहीं, तुम्हारे 4 भाई हैं, लेकिन ये जो चौथे भाई हैं मैंने इनको बेशुमार बार मतलब बुलाया है, अपने दर्द में पुकारा है, मैंने अपनी अज़ियत में आपको आवाज़ दी है, लेकिन आप मुझ तक जो है नहीं पहुँचे। तो फिर तो बात वहीं आ गई ना कि भाई वही होते हैं जो माँ जाए होते हैं, उसके अलावा जो है आपका कोई जो है सर पे हाथ तो आपने मतलब कि ऑन कैमरा रख दिया, लेकिन ऑफ कैमरा आपने मेरे साथ जो किया ये आपने सरासर गलत किया। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई देखें, अगर इस दुनिया में ना सही लेकिन आखिरत में जो है अल्लाह पाक जो है वो सबसे हिसाब लेता है, अपना हिसाब सबसे बराबर करता है। और वहाँ पे भी मैंने आपके चैनल पे भी ये बात की थी कि जिसने एक मज़लूम की जान बचाई गोया उसने पूरी, एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो आपने मेरी जान बचाने के बजाय मुझे और मुश्किलात में जो है डाल दिया। तो मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आपके पास मेरी अमाउंट है, जो मेरे ट्रीटमेंट के लिए आपने ख़ुद जो है ऐलान किया था लाइव के 75 लाख हो चुके हैं, बाकी सबको पीछे हटा के, तो आप भाई वो मुझ तक पहुंचा दें, आपकी मेहरबानी होंगी। देखिए आप जो हैं, आपका एक नाम है, आप बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं हैं।
और जब आपकी मेरी वालदा से बात होती थी तब भी मैंने आपको बहुत इज़्ज़त के साथ बेतहाशा बेइंतहा मैसेज किए, जो आज भी आपके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में होंगे कि भाई मैं वही यास्मीन हूँ जिसके सर पे आपने हाथ रख के ये कहा था कि मैं जो हूँ तुम्हारे सर पे खड़ा रहूँगा। तो भाई आप चाहे ना खड़े हों, लेकिन जो लोगों ने मेरे लिए किया है कम से कम वो तो मुझ तक पहुँचा दें। आज भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी मतलब मेरे ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट इकट्ठी हुई थी, आपने फंडिंग की थी, खुदारा वो मुझ तक पहुंचा दे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं और मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहती हूं। मैं अपना ये ख्वाब पूरा करना चाहती हूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दैट्स गुड जी। कुछ गवर्नमेंट को भी कहना चाहेंगी आप? जी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को, मलिक रियाज साहब को और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं जो है यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा आप स्टेप लें, आप एक्शन लें कि ज़िंदगी के जिस तरह से मेरे 6 साल जो हैं ये गुज़र चुके हैं, उसी तरह से जैसे मेरे हर इंटरव्यू में मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, मेरी अज़ियत, मेरी तकलीफ़, इसको आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप मेरे पास खुद नहीं आएंगे। तो खुदारा मैं देखती हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स पे देखती हूँ, आप लोग जाते हैं, मतलब कि आप जो मजबूर होता है, जो अज़ियत में है, जिसको आपकी ज़रूरत होती है, आप उसके पास जाते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इमरान खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे पास भी आएँ। और जो मेरा ट्रीटमेंट है ये आपके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो खुदारा जितने भी हमारी हुकूमत है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप लोग एक्शन लें, आप स्टेप लें, ताकि कोई और यास्मीन जो है ना, कोई और हमारे मुल्क की जो बेटी है, हमारे मुल्क की बच्ची इस तरह से अजियत में मुब्तला ना हो, इतनी तकलीफ़ें ना देखे जितनी कि मैंने देखी हैं। और मुमकिन है कि ये शायद इस चीज़ का स्टेप तब लिया जाए जब मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होंगी। मेरी आपसे यही एक सवाल है, इवन कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या आप मेरे पास तब आएंगे जब मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होंगी? तब सब लोग एक्शन ले लेंगे, हमारी जो है जितनी भी हुकूमत है वो सारी जो है वो एक्शन लेगी, स्टेप लेगी, तब आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज ज़िंदा हूँ तो आप मुझ तक प्लीज़ आप स्टेप लें, क्योंकि मैं ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ, मैं जनरल रहील शरीफ साहब से मिलना चाहती हूँ। यास्मीन, जो चैनल्स आपके पास यहाँ पे आए, काफ़ियों के मैंने नाम भी लिए और उसमें से बहुत से ऐसे भी थे जो आपका इंटरव्यू स्किप कर गए, उन्होंने इंटरव्यू नहीं चलाया। ख़ास तौर पे जब आपने इकरारुल हसन का नाम लिया तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें भाई, आप सबको मेरा एक ही मैसेज है कि जो बड़ी ज़ात है ना वो अल्लाह की है, और मेरा ये मानना है कि मौत का वक्त जो है ना वो मुकर्रर है, जब आनी है सो आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अल्लाह पाक ने जब तय कर दिया है ना, अगर मैंने इन 6 सालों में मरना होता तो हो सकता है कि मैं पहले मर जाती, लेकिन अगर मैं अब इस चीज़ से डर के बैठ जाऊँ कि मैं इकरारुल हसन साहब को एक्सपोज ना करूँ, उन्होंने जो मेरे साथ ज़्यादती की, गलत किया, मेरी मतलब कि जितनी भी फंडिंग हुई, वहाँ पे जितनी डोनेशन हुई, उनको अपने पास दबा लिया, मुझ तक नहीं पहुँचाए, तो ये सबसे बड़ा वो है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुल्म करने वाले से बड़ा वो जालिम है जो जुल्म को छुपाता है। तो अगर मैं इस चीज़ को छुपा लूँ तो ना जाने कितने फिर से शान रमज़ान आएगा, फिर से जो है अफ्तार नेकी सेगमेंट होंगे, फिर से ये बैठेंगे, फिर से ये एक मजमा लगाएंगे, फिर से कई बेटियां लुटेंगी। किस तरह से लुटेंगी कि उनकी जो बीमारियां हैं उसके नाम पे उनको अजियत दी जाएगी, उनको रुलाया जाएगा, उनको जो है कैमरे के सामने दिखाया जाएगा, और उसके बाद ऑफ कैमरा जो है उनको बिल्कुल मेरी तरह जलीलो ख्वार किया जाएगा, और वो बेटियां इसी तरह से बिस्तर पे दम तोड़ देंगी। लेकिन जितनी फंडिंग होगी, जितनी डोनेशन होगी, वो सब कहाँ जाएगी? इनके जो है, इनका जो चैनल है, इनके जो अकाउंट्स हैं वहाँ जाएगी। ठीक है, तो इकरारुल साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह मत करें। और जितने भी लोग उनके शोज़ में जाते हैं, मेरी जितनी भी ऑडियंस जाती है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इवन के कोई भी मॉर्निंग शो हो और कोई भी उसका होस्ट हो, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो मेरी तो अब मैंने इन 6 सालों में
मैं परख चुकी हूँ, मैंने देख लिया है सबको। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने मुखय्यर हज़रात जो हैं वो फंडिंग करते हैं या डोनेशन करते हैं, आप डायरेक्ट जो लोग मज़लूम, बीमार, जो ज़रूरतमंद होते हैं, डायरेक्ट उनका अकाउंट नंबर चलवाएं, उनके नंबर लें, पर्सनल नंबर, उनसे बात करें, उस पर आप फंडिंग करें, उस पर डोनेशन करें। अदरवाइज़ आपको कोई अकाउंट, कोई नंबर दिया जाए तो उस पर ना करें। और मेरी अपने लिए ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जितने भी ममालिक मुझे देख रहे हैं, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर मेरी जगह आपकी बहन या आपकी बच्ची होती तो आपका क्या रद्द अमल होता? क्या आप उसे बिस्तर पे मरने के लिए यूं ही छोड़ देते? क्या इसी तरह ज़ियत में उसे छोड़ देते? क्या उसके जो ख्वाब थे उन्हें इसी तरह से टूटने पे जो है और उन्हें ख़त्म होने देते? तो मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हमारी हुकूमत से और जितने मुखय्यर हज़रात मुझे देख रहे हैं हमारे मुल्क में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा मैं जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। तो आप लोग जो है मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, क्योंकि मेरे घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप के पास जो कुछ था, जितनी जमा पूंजी थी, वो सब मुझ पे लगा चुके हैं। अब हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि अब वो मज़ीद जो है 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करे या लाखों का इंतज़ाम करके मुझे अमेरिका में या किसी भी कंट्री में भेजें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे साथ दें और जो है मैं ट्रीटमेंट करवा के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मेरे यही मैसेज है। व्यूअर्स, आगे इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये वो मोबाइल है जो इकरारुल हसन साहब ने अपने कार ख़ास भेजे इनके घर पे, और वो इनका मोबाइल हैंग कर सारा डाटा इसका जो है उन्होंने हैंग किया। ये इनके पास अभी भी विटनेस के तौर पे मौजूद है, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ऑन भी हो रहा है लेकिन इसमें डाटा कुछ शो नहीं हो रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये व्यूअर्स, ये मैं आपसे एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 030740588882। और जो बैरून मुल्क से लोग कॉल मिलाएंगे उनके लिए मैं नंबर बताना चाह रहा हूँ 00923054058882। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर इंटरनेशनल कॉलर्स 00923054058882 and for national callers 030740588882। इस नंबर पे आपको शहनाज अख्तर जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। और उसके बाद ये बैंक अल्फलाह है। बाकी आपको इनका कांटेक्ट जो अकाउंट नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, मैं आपसे एक दफ़ा जो है वो शेयर भी कर देता हूँ इनका अकाउंट नंबर। इनका जो निफ्ट कोड है वो है निफ्ट कोड, वो है 053018। और इनकी जो ब्रांच है वो ब्रांच है डिफेंस एक्सटेंशन ब्रांच लाहौर, ब्रांच कोड है 0220। और अकाउंट टाइटल यानी कि अकाउंट जिनके नेम पे है वो है शहनाज अख्तर। और अकाउंट नंबर जो है वो है PK30ALFH0001004262371। व्यूअर्स, ये मैं एक दफ़ा आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ। बैंक अल्फलाह, अकाउंट टाइटल शहनाज अख्तर और अकाउंट नंबर PK30ALFH022001004262371। दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। इसके अलावा आपको हमारे स्क्रीन पे इनका फ़ोन नंबर और इनका बैंक अकाउंट नंबर भी जो है वो मेंशन है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वही लोग कांटेक्ट करें। अक्सर ये होता है कि हम लोग अगर किसी का नंबर शेयर करते हैं तो बहुत से लोग वैसे भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं। आप किसी की जो परेशानी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना किया करें। मैं व्यूअर्स सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज आप वैसे मुझे मेरे इंटरव्यूज़ में देखते हुए बहुत बोलता हूँ,
लेकिन समटाइम्स इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, आपके पास अल्फाज नहीं होते। मैंने आज इन्हीं की बातें सुनी है, क्योंकि अगर इंसान ये सोचे कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है, और ये सोचे कि यार मेरे भी घर में माँ बहन है, या आपकी शादी हुई है तो कल को आपकी भी बेटी हो सकती है, या आपकी बेटी भी किसी के घर पे ब्याह के जा सकती है, तो ये अगर इंसान ऐसी सोच रखे तो मेरे ख़्याल में उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें देखना। तो मेरे लिए तो ये इंटरव्यू करना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत दी है, वो भी यास्मीन ने मुझे हिम्मत दी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैंने इतनी देर इससे बात की, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पोटेंशियल है इसमें, बहुत एनर्जी है इसमें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आप जैसे लोग जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डोनेशंस देते हैं, शुक्र खानम के लिए आप लोगों ने डोनेशन दी है, ईदी के लिए आपने डोनेशन दी है, तो अगर आप लोग डोनेशन दें तो मेरे ख़्याल में आप ऐसी कई खूबसूरत ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। वो ख़ुद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन उसका पोटेंशियल ये है, उसका फ्यूचर ये है कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है जो मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत में हो, और उनको दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। आखिर में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि मौत हर इंसान को आनी है। इकरारुल हसन साहब आपको भी आनी है, कामरान साहब आपको भी आनी है, अदील साहब आपको भी आनी है, ARY नेटवर्क के जो ऑनर हैं उनको भी आनी है। तो ये मत भूलिए कि आपकी पकड़ नहीं होगी, आपकी पकड़ इस दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में भी हो सकती है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आखिरत की पकड़ जो होगी ना, उसके सामने आप बहुत बुरे तरीके से बेनकाब होंगे, और वहाँ पे हिसाब बहुत महंगा पड़ेगा। कोशिश करें कि इस हिसाब को दुनिया में ही चुकता दें, ना आपका जनाजा वज़नी हो, ना आपकी कब्र वज़नी हो। अल्लाह ने के मान।